Student, so again we continue our chapter number 5, that is principles of inheritance and variation. Okay, in previous class I discussed the introduction of this chapter. In today's class we study the Mendel's law of inheritance, the law which was given by Mendel. Today we study about that. Okay, so let's start. Mendel's law of inheritance. It was during the mid-19th century that headway was made in the understanding of inheritance. Gregor Mendel conducted hybridization experiment on garden peas for 7 years and proposed the law of inheritance in living organisms. देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है. सबसे पहली बात, आपको ये तो सब पता ही है, क्लास 10th में ही आपने मैंडल्स के एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, ठीक है ना. तो इतना तो आपको पता चल गया होगा कि जो फादर के जेनेटिक्स के फादर हैं वो कौन है, ग्रिगोर जॉन मैंडल हैं. इनका पूरा नाम क्या है, ग्रिगोर जॉन मैंडल. आपकी बुक में ग्रिगोर मैंडल बस लिखा है. ओके, तो जो ग्रिगोर जॉन मैंडल हैं वो क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं. और जेनेटिक्स आपको पता है, जेनेटिक्स क्या होता है, जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करते हैं. और ये एक क्या है, ब्रांच है बायोलॉजी का, उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं. ओके, तो ये जो जेनेटिक्स है, तो क्या बता रहे हैं कि अब हम तो मैंडल्स के लॉ को देख रहे हैं कि मैंडल्स ने इन सब चीज़ों में क्या क्या किया है ना. तो मैंडल्स ने mid-19th सेंचुरी में कुछ इनहेरिटेंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ठीक है ना. और वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने कौन से प्लांट में किया था, उन्होंने किया था गार्डन पी प्लांट में. गार्डन पी मतलब वही नॉर्मल मटर का जो पौधा होता है, आप देखते हो ठंड में मटर आते हैं, ठीक है ना. तो जो गार्डन पी है उस प्लांट में इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था. और टोटल कितने ईयर तक किया था इन्होंने, 7 ईयर्स तक ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, 1856 से 1863 तक, ठीक है. और फिर इन्होंने क्या प्रपोज किया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. और ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किस में होगा, ऑब्वियस सी बात है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है. और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी तभी तो इनहेरिटेंस होगा, है ना. दैट्स वाई, ठीक है. तो मैंडल ने सबसे पहले गार्डन, अभी आपको जो याद रखने लायक चीज़ है वो क्या है कि मैंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किस में शो किया, मैंडल्स ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट गार्डन पी प्लांट में. गार्डन पी को साइंटिफिकली क्या नेम है, गार्डन पी का, गार्डन पी को साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम. ये नाम आपको याद रखना होगा, ठीक है ना. क्या पता आपको ये नाम लिख के पेपर में आए और आपको पता ही ना हो कि ये क्या है, तो कैसे बताओगे आप, ठीक है. तो उन्होंने पाइसम सेटाइवम प्लांट यूज़ किया. और ये पाइसम सेटाइवम प्लांट यूज़ करने का उनका एम मतलब इस प्लांट को ही इन्होंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसमें इनको बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स दिखे जो कि अच्छे थे, लाइक 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिखे, जो कि जिसको देख के इनको लगा कि हाँ इसमें इतने सारे फीचर्स हैं, इस बेसिस पे मेरे को एक्सपेरिमेंट करने में बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा. दैट्स वाई इन्होंने क्या किया, पाइसम सेटाइवम प्लांट यूज़ किया. और पाइसम सेटाइवम का प्लांट जो है वो ग्रो करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, इसको ग्रो करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती है ना. 1 साल में 2 बार ग्रो कर जाता है. दैट्स वाई इन्होंने क्या किया, पाइसम सेटाइवम का प्लांट जो है वो लिया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए. फिर क्या बता रहा है, During Mendel's investigation into inheritance pattern, it was the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied to problems in biology. अब देखो क्या बता रहा है, नॉर्मली बायोलॉजी में हम लोग जो है कभी मैथ्स वगैरह की बात करते हैं क्या, नहीं करते हैं, है ना. हम सोचते हैं अरे बायो पढ़ना है, पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है. हाँ, समझने लायक बायो भी है, बट बायो में मैथ्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब आता है या नहीं आता है. बट सबसे पहले मैंडल ने इन्वेस्टिगेट, मतलब जब मैंडल इनहेरिटेंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उन्होंने इसमें मैथमेटिकल लॉजिकल एप्लीकेशंस जो है उनको भी अप्लाई किया, तब जाके ये एक्सपेरिमेंट जो है ये अच्छे से परफॉर्म हो पाए, ठीक है ना. तो वही बता रहा है इसमें कि जो मैंडल थे उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक को अप्लाई किया, किसमें, बायोलॉजी में, ठीक है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बायोलॉजी पढ़े हो तो आपको मैथ्स का थोड़ा भी नहीं, बायोलॉजी में भी थोड़ा बहुत मैथ्स आ ही जाता है. ओके, सो देन क्या बताया, his experiments had a large sampling size which gave greater credibility to the data that he collected.
फिर बता रहे हैं कि जो मेंडल थे उनके एक्सपेरिमेंट साइज में मतलब बहुत बड़ा सैम्पल किसको कहते हैं, देखो यहाँ सैम्पलिंग साइज लिखा है, सैम्पल किसको कहते हैं, सैम्पल मतलब कोई चीज़ को लेना जिसके ऊपर आप कर रहे हो, जैसे कि हम क्या करते हैं, पेरेंट्स जो है वो कुछ खरीदने गए, लाइक ग्रेन्स वगैरह खरीदने गए, तो क्या करेंगे, फादर जो है वीट को लेके आ जाते हैं, थोड़ा सा है ना, गेहूँ जो है 2-3 वैरायटीज़ के वीट को लेके आ जाएंगे, तो वो जो 2-3 वैरायटीज़ के वीट लेके आए वो क्या है, वो सैम्पल लेके आए हैं दिखाने के लिए कि देखो भाई ये 2-3 टाइप के वीट्स है, गेहूँ है, इनमें से कौन सा लेना है, तो वो जो लेके आए हैं वो थोड़ा सा वो क्या है, दैट इज़ सैम्पल। ओके, तो यहाँ पे वही बता रहा है कि जो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनके पास बहुत ज़्यादा सैम्पल साइज़ थे, मतलब बहुत सारे सैम्पल्स थे, ठीक है, जिसकी वजह से उनको डेटा कलेक्ट करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। Then also the confirmation of his inferences from experiment on successive generation of his test plant proved that his result pointed to general rules of inheritance rather than being unsubstantiated ideas. Okay, तो वही सब बता रहा है कि उन्होंने जो इनहेरिटेंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसिव जनरेशन्स जो हैं वो सब मिले उनको, मतलब सक्सेस मिला। तो यही बता रहा है इसमें कि जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे उसके लिए इनके पास कोई बहुत ज़्यादा सबूत नहीं थे, कोई बहुत ज़्यादा प्रूफ नहीं थे जिसके थ्रू ये जनरेशन्स टू जनरेशन ये सब चीज़ें बता सकें, तो इनको भी सक्सेस पाने में बहुत टाइम लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा है क्या, अनसब्सटेंशिएटेड। ओके, ये जो अनसब्सटेंशिएटेड मतलब क्या होता है, मतलब जिसका कोई प्रूफ ना हो, अगर हिंदी में कहें हम तो जिसका कोई प्रमाण ना हो, प्रमाण रहित, उसको हम क्या कहेंगे, अनसब्सटेंशिएटेड आइडियाज़। ठीक है, तो ये बता रहा है कि मैंडल्स ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए तो उसका उनके पास कोई बहुत ज़्यादा प्रूफ नहीं था कि ये उस चीज़ को पब्लिश कर सकें, लोगों तक बता सकें कि हाँ ऐसा होता है, इस तरीके का। ठीक है, फिर क्या हुआ, Mendel investigated characters in the garden pea plant that were manifested as two opposing traits. Example, tall or dwarf plants, yellow or green seeds. This allowed him to set up a basic framework of rules governing inheritance, which was expanded on by later scientists to account for all the diverse natural observations and the complexity inherent in them. तो क्या बता रहे हैं कि मेंडल ने फिर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन किया कि इसमें गार्डन पी प्लांट में, उन्होंने बहुत सालों तक उस प्लांट को अच्छे से नोटिस किया कि इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या हो रहा है ना, तब जाके उनको बहुत से ट्रेट्स मिले। ट्रेट्स यानी क्या होता है, हमेशा याद रखना, ट्रेट्स किसको कहते हैं, कैरेक्टर्स को या फिर आप उसी को फीचर्स भी कह सकते हैं, है ना, मतलब किसी भी चीज़ के गुण को हम क्या कहते हैं, ट्रेट्स कहते हैं। तो ट्रेट्स को ही कैरेक्टर भी कहते हैं, ट्रेट्स को ही फीचर भी कहते हैं। इस चैप्टर में आपको कैरेक्टर्स की जगह ज़्यादा टाइम वर्ड्स कौन सा दिखेगा, ट्रेट्स ही वर्ड दिखेगा। ओके, दैट्स वाई आपको इस वर्ड से फैमिलियर हो जाना है। तो क्या बता रहे हैं, हाँ, तो यही बता रहे थे मेंडल ने कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन किया किसमें, गार्डन पी प्लांट में, तब जाके उनको बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स दिखे, जैसे कि उनको दिखा कि अरे ये जो पी का प्लांट है उसमें कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा टॉल हो जा रहे हैं, कुछ एकदम ड्वार्फ हो जा रहे हैं। ड्वार्फ यानी क्या, शॉर्ट, मतलब थोड़े छोटे साइज़ के हो जाते हैं। उसके बाद उनको कलर्स में डिफरेंसेस दिखे कि जो सीड का कलर था वो कभी रेड ग्रीन था तो कभी येलो था। पॉट का कलर, यहाँ पे आपके बुक में डायग्राम भी बना हुआ है, हम देख लेते हैं उसको। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जब उन्होंने देखा ना तब उनको लगा, तो यहाँ पे आपको कुछ ट्रेट्स दिखाई दे रहे हैं किसके, गार्डन पी के। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है आपका, कैरेक्टर, सबसे पहले कैरेक्टर बता रहा है कि कौन कौन से ट्रेट्स हैं, फिर उन ट्रेट में कौन डोमिनेंट है और कौन रिसेसिव है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डोमिनेंट यानी क्या होता है, रिसेसिव यानी क्या होता है। तो डोमिनेंट मतलब क्या होता है, जो अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर सके, जो अपने आप को पूरी तरह से शो कर सके, उसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। लाइक आपके घर में ही देख लो, हाँ चलो 2-4 भाई बहन हैं, ठीक है ना, तो उन भाई बहन में भी कोई एक जो होता है बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होता है, ठीक है ना, जो अपनी हर एक चीज़ को दिखाता है, हर एक चीज़ में परफेक्ट होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो वो क्या कहला गया, डोमिनेंट कहला गया।
और जो रिसेसिव होता है वो क्या होता है, थोड़ा शांत होता है, जो अपने आप को शो नहीं कर पाता, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ऐसा नहीं होता है कि उसके अंदर काबिलियत नहीं होती, उसके अंदर भी काबिलियत होती है, बट वो उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है ना। लाइक आप क्लास का ही एग्जाम्पल ले सकते हो। क्लास में एक मॉनिटर चूज़ किया जाता है, तो उस मॉनिटर को क्यों चूज़ किया जाता है? हो सकता है वो स्टडीज़ में बहुत अच्छा हो, और दूसरा चीज़ मतलब वो और सब एक्टिविटीज़, जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल्स की, उसमें भी अच्छा हो। दैट्स वाई इसको मॉनिटर डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है ना। और वो क्या होता है, क्लास में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होता है। मतलब अगर आपके क्लास की स्ट्रेंथ जो है 40 स्टूडेंट्स की भी स्ट्रेंथ है, तो उनमें वो एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, शो कर सकता है, किसी के भी सामने बोल सकता है। दैट्स वाई वो क्या है, वो डोमिनेंट है। और वैसे ही एक और स्टूडेंट होगा जो क्या होगा, वो भी पढ़ाई में बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो कैसा शांत होगा, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता होगा, चुपचाप से रहता होगा। तो वो किस टाइप का हो गया, वो रिसेसिव टाइप का, जो अपने आप को एक्सप्रेस तो नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, रिसेसिव कहते हैं। और जो अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं उसको हम कहते हैं डोमिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे वही डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट की बात हो रही है, किसमें, गार्डन पी प्लांट में। तो गार्डन पी प्लांट में जो ट्रेट 7 कैरेक्टरिस्टिक्स दिखे, तो उनमें क्या दिखा, सबसे पहले सीड का शेप देखते हैं, ठीक है। तो सीड के शेप में कुछ सीड का शेप राउंड दिखा, कुछ का रिंकल दिखा। तो रिंकल यानी आप देख रहे हो सीड जो है वो थोड़ा सा क्या हो गया, श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया, उसमें थोड़ी झुर्रियाँ आ गई हैं। दैट्स वाई इस तरीके का दो। तो देखो इसमें डोमिनेंट किसको दिखाया, राउंड, मतलब ज़्यादातर जो सीड होंगे वो कैसे होंगे, राउंड होंगे। क्यों, क्योंकि वो डोमिनेंट है। और रिसेसिव कैसा है, रिंकल्ड वाला जो है वो रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। वैसे ही सीड का कलर, सीड के कलर में कुछ का कलर येलो होता है तो कुछ का ग्रीन होता है। तो देखो डोमिनेंट में कौन आ गया, येलो आ गया, ठीक है। येलो मतलब क्या करेगा, ग्रीन को हमेशा दबाने की कोशिश करेगा, ठीक है। फिर फ्लावर का कलर देख लेते हैं। तो फ्लावर के कलर में कुछ फ्लावर मतलब कुछ प्लांट्स में फ्लावर का कलर वॉयलेट होता था, तो कुछ में वाइट होता था। तो देखो इसमें भी वॉयलेट जो है वो डोमिनेंट है, मतलब वो क्या करेगा, जो वाइट कलर है उसको क्या करेगा, सप्रेस करने की कोशिश करेगा, ठीक है, उसको दबाने की कोशिश करेगा। वैसे ही पॉट शेप देखें, ठीक है। तो पॉट शेप क्या होता है, कुछ फुल होते हैं तो कुछ कॉन्स्ट्रिक्टेड होते हैं। तो फुल वाला जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है, मतलब जो अच्छा खासा भरा होगा, एकदम मोटा सा, ठीक है। और कॉन्स्ट्रिक्टेड वाला थोड़ा सा श्रिंक होगा, दिख ही रहा है आपको कैसे थोड़ा सा सिकुड़ गया है ये, ठीक है ना। तो वो कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो इसमें डोमिनेंट कौन सा हो गया, जो फुल है। और जो थोड़ा सिकुड़ा सा है वो क्या है आपका, रिसेसिव है। मतलब रिसेसिव वाला क्या करेगा, अपने आप को सप्रेस करता रहेगा, ठीक है, मतलब वो अपने आप को ज़्यादा शो नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट कैरेक्टर क्या दिख रहा है आपको, पॉड का कलर दिख रहा है। तो पॉड का जो कलर है, पॉड किसको कह रहा है, ये जो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो उसके छिलके का स्ट्रक्चर है, उसको ही क्या कहते हैं, पॉड कहते हैं। तो देखो पॉड का कलर कैसा है, कुछ ग्रीन है कुछ येलो है। तो देखो अब पॉड के कलर में ग्रीन जो है वो क्या हो गया, डोमिनेंट ट्रेट हो गया है, और येलो जो हो गया है वो क्या हो गया आपका, रिसेसिव ट्रेट हो गया है, ठीक है ना। फिर वैसे ही नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फ्लावर का पोजीशन। तो देखो कुछ प्लांट्स में फ्लावर का पोजीशन कैसे दिखा, एक्सियल, कुछ में टर्मिनल। अब ये एक्सियल और टर्मिनल में क्या डिफरेंस है, तो देखो एक्सियल मतलब क्या होता है कि जो फ्लावर है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टॉप में ग्रो करेगा। फ्लावर जो है वो टॉप में ग्रो ना करके वो साइड साइड के जो ब्रांचेस हैं, स्टेम्स निकले हुए हैं, उनमें ग्रो कर जाता है। और टर्मिनल मतलब जो एकदम टॉप लेवल पे ग्रो करता है। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, एक्सियल वाले में देखो ये कैसे साइड साइड में ग्रो किया है, बल्कि इसका टॉप पोर्शन यहाँ पे है, तो ये टॉप में ग्रो किया है कि नहीं। और लेकिन टर्मिनल में आपको ये दिख रहा होगा, जितने फ्लावर्स हैं, 3 फ्लावर दिख रहे हैं, तीनों कहाँ पे ग्रो कर जा रहे हैं, आपके टॉप लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी को हम टर्मिनल कहते हैं, टर्मिनल यानी टॉप पे, और एक्सियल यानी साइड साइड में, ओके। तो ये कुछ ट्रेट दिखे। उसके बाद एक लास्ट ट्रेट, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दिखा उनको, 7 ट्रेट क्या दिखा, स्टेम का हाइट दिखा। मतलब उनको दिखा कि स्टेम का हाइट जो है वो भी कुछ अलग अलग तरीके का, मतलब कुछ में स्टेम का हाइट टॉल था तो कुछ में ड्वार्फ था। मतलब देखो ये वाला प्लांट कैसा दिख रहा है आपको, अच्छा लंबा अच्छा खासा लंबा दिख रहा है, और ये वाला कितना छोटा सा दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से प्लांट के हाइट भी एक उनको कैरेक्टर दिख गया कि अरे हाँ, कुछ प्लांट जो हो रहे थे वो टॉल हो रहे थे, कुछ जो थे वो शॉर्ट थे। तो अब इसमें टॉल जो होगा वो क्या करेगा,
जो शॉर्ट है उसको सप्रेस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि टॉल क्या है, वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, दैट्स वाई। तो आपको ये चीज़ें इसमें याद रखनी है कि जो मैंडल है उन्होंने कौन कौन से 7 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए और उन 7 कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन सा ट्रेट जो था वो डोमिनेंट था और कौन सा रिसेसिव था। ठीक है, तो ये था मैंडल का एक्सपेरिमेंट, मतलब जो मैंडल ने जो जो चीज़ें वो की उसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे यही बताना चाह रहा है कि जो मैंडल जब एक्सपेरिमेंट करते थे बेचारे, उनके पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था जिसके थ्रू वो पूरे मतलब सब लोगों को बता सके नहीं यार ऐसा होता है, मतलब इनहेरिटेंस भी एक चीज़ होती है इस तरीके का। ठीक है ना, क्योंकि उनके पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, वो अपने लेवल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, दैट्स वाई। लेकिन उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने जब मैंडल्स ने चीज़ें बताई थी उसकी स्टडी की, तब उनको भी लगा हाँ नहीं ऐसा नहीं है, मैंडल जी जो कह रहे थे वो सही था। दैट्स वाई लास्ट में मैंडल को क्या मिला, फादर ऑफ जेनेटिक्स का कह सकते हो उपाधि मिला। ठीक है ना, कि नहीं भाई मैंडल ही फादर ऑफ जेनेटिक्स है, इन्होंने ही सबसे पहले जीन लेवल पे ये सब चीज़ों की स्टडी की है, हेरिडिटी के बारे में बताया, वेरिएशंस जो आ रहे हैं उनके बारे में बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे वही सब चीज़ें बता रही हैं। तो मैंडल ने क्या क्या किया, मैंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। ठीक है, तो मैंडल ने फिर पॉलिनेशन की प्रोसेस करवाई। तो देखो पॉलिनेशन की प्रोसेस क्यों करवाई, क्योंकि मैंडल किस में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, प्लांट में कर रहे थे। एंड यू नो वेरी वेल कि प्लांट में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस किसके थ्रू होती है, पॉलिनेशन के थ्रू। पॉलिनेशन क्या होता है, एंथर में जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो जब जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट है फ्लावर का, दैट इज स्टिग्मा, उसमें एंटर करता है, उसमें जाता है, ट्रांसफ़र होता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है ना, अब इतना ज़्यादा मेरे को डीप तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सेकंड चैप्टर में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि मेल पार्ट कौन सा है, फीमेल पार्ट कौन सा है फ्लावर का। तो मेल पार्ट कौन सा है आपका, जिसको हम क्या कहते हैं, एंथर और फिलामेंट। ठीक है ना, जिसको पूरा कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, स्टेमन कहते हैं। और फीमेल पार्ट को हम कहते हैं पिस्टिल या फिर कार्पिल। ठीक है ना, तो पिस्टिल और कार्पिल में 3 पार्ट्स आ जाते हैं आपके, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओके, तो ये तो एक्स्ट्रा बातें थी जो आप लोगों ने पहले से पढ़ चुकी हैं। ठीक है, तो मैंडल ने क्या किया, कुछ प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, तो कुछ में उन्होंने करवाया कौन सा पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज़ वन दैट हैविंग अंडरगॉन कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन शोज द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल जनरेशंस। उसके बाद बता रहे हैं कि कुछ ट्रू ब्रीडिंग लाइन जो थे, मतलब जिनमें एकदम ट्रूली ब्रीडिंग करवाया गया था, तो उससे क्या पता चला कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसमें उसकी वजह से क्या होता है, ट्रेट जो है वो स्टेबल होते हैं, मतलब कुछ वेरिएशन नहीं आता है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। आपने पढ़ा है ना, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या होगा, जब एक ही प्लांट के फ्लावर के बीच में या एक ही प्लांट के 2-3 फ्लावर्स के, मतलब 2 फ्लावर्स के बीच में जब पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन किसको कहते हैं, जब 2 अलग अलग प्लांट लेकिन सेम स्पीशीज़ के हों, उनमें जब पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है तो उसको हम क्रॉस कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि जब सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो एक ही प्लांट के फ्लावर के बीच में हो रहा है, तो कोई वेरिएशन दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा। मतलब जो ट्रेट्स होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, जो पहले प्लांट में थे वही दूसरे प्लांट में भी दिखाई देंगे। तो वही बता रहा है यहाँ पे कि जब उन्होंने कंटिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो ट्रेट जो है इनहेरिटेंस की वजह से स्टेबल दिखे, मतलब कुछ डिफरेंसेस नहीं दिखा, कुछ वेरिएशंस नहीं दिखा, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब बहुत सी जनरेशन में। ठीक है ना, तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही है आपको। उसके बाद ये सब चीज़ें मैंडल को एक्सपेरिमेंट में दिखाई दी, उनको ऑब्जर्व हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मतलब 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स लिए, जिनमें बहुत सी वेराइटीज़ जो थी वो डिफरेंट थी, लेकिन कुछ जो थी वो क्या थी, सिमिलर थी। और फिर उन पे उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो जैसे ये एक्सपेरिमेंट हम लोग को लग रहा है कि बहुत आसानी से हो गया होगा, ऐसा नहीं है। जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो इनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हुई होंगी, क्या चीज़ को देखें क्या चीज़ को नहीं देखें। ठीक है ना, इस तरीके के। तो ये था मैंडल का एक्सपेरिमेंट। उसके बाद मैंडल ने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया कि पी प्लांट में 7 मेन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, जिसके थ्रू हम पी प्लांट में बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो वो 7 कैरेक्टर मैंने आपको बता दिया। पहला क्या था आपका, स्टेम का हाइट था, जो कि क्या शो कर रहा था
कि स्टेम जो है वो क्या होता है, कभी कभी टॉल होते हैं तो कुछ जो होते हैं वो ड्वार्फ होते हैं, मतलब हाइट में कम होते हैं, ठीक है। तो ये पहला कैरेक्टर। फिर फ्लावर का कलर वॉयलेट और वाइट हो सकता है। फ्लावर का पोजीशन कभी एक्सियल होता है तो कभी टर्मिनल होता है। पॉट का शेप इन्फ्लेटेड हो सकता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकता है। पॉट का कलर ग्रीन और येलो हो सकता है। सीड का शेप राउंड या रिंकल। सीड का कलर येलो या ग्रीन। तो आपको इसमें याद रखना है कि डोमिनेंट कौन सा था, रिसेसिव। जैसे कि टॉल और डॉर्फ स्टेम हाइट देखें तो टॉल जो था वो क्या था, डोमिनेंट कैरेक्टर था, और डॉर्फ जो था वो रिसेसिव था। हमेशा याद रखना, टॉल अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव अपने आप को सप्रेस करेगा। सप्रेस यानी दबाएगा, ओके। वैसे ही वॉयलेट जो था वो डोमिनेंट कैरेक्टर था, वाइट जो था वो आपका क्या था, रिसेसिव था। तो इस तरह से हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ाई कि कौन सा डोमिनेंट ट्रेट था, कौन सा रिसेसिव था, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि वॉयलेट कलर का जो है वो क्या है, पैटल है। फिर उसमें देखो फ्लावर का फीमेल पार्ट को दिखा रहा है, दैट इज स्टिग्मा। मेल पार्ट को दिखा रहा है एंथर। मतलब ये कैसा फ्लावर है, इसमें स्टिग्मा और एंथर दोनों दिखा, मीन्स ये कौन सा फ्लावर होगा, ये बायसेक्सुअल फ्लावर होगा जिसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल दोनों। ये भी तो एक अच्छा एक मतलब आसान था, जिसकी वजह से इनको पॉलिनेशन करवाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि अब ये खुद से ले जाके तो पॉलिनेशन करवाएंगे नहीं, है ना। तो इस वजह से प्लांट में पॉलिनेशन में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये कैसा प्लांट था, बायसेक्सुअल प्लांट था। तो ये भी एक फेवरेबल कैरेक्टर था जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, पी प्लांट को चूज़ किया, ओके। अब आज के क्लास में बस इतना ही, क्योंकि नया नया आप पढ़ रहे हो तो थोड़े वर्ड्स वगैरह भी बहुत नए नए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। अब एक जीन कैसे इनहेरिट होता है उसके बारे में। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो किस पे किया। मेंडल क्या थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स थे। मेंडल ने गार्डन पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया, गार्डन पी को साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सेटाइवम है। और मेंडल ने गार्डन पी को ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि उसमें उनको 7 मेन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिखे, दैट्स वाई, ठीक है। और उन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में कुछ कैरेक्टर डोमिनेंट थे और कुछ कैसे थे, रिसेसिव। डोमिनेंट यानी जो अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर पाएगा, रिसेसिव जो कि अपने आप को क्या करेगा, सप्रेस करेगा, ओके। तो आज के क्लास में हमने इन सब चीज़ों को देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे कि एक जीन कैसे इनहेरिट हो रहा है, ओके। सो टुडेज क्लास इज ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।